क्योंकि शिक्षक ही हैं जो कि इस समाज का, इस राष्ट्र का एक निर्माता जो है। रोटियां, जो राजनीतिक रोटियां होती है, सब अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से राजनीतिक दलों ने से की। आपने बिल्कुल सही कहा, शिक्षक तो शिक्षक होते हैं, बट इन शिक्षकों को, इन टीचर्स को सेग्रीगेट करने का काम, बांटने का काम किसने किया? लेकिन अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप एक पूरे समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आपकी स्टोरी.com पर आज हम बात करने जा रहे हैं आराध्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन के फाउंडर एंड डायरेक्टर श्री मनोज कुमार सिंह उर्फ MS चौहान जी से। विगत 15 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए अब तक इन्होंने हजारों छात्र एवं छात्राओं को अपने अद्भुत पढ़ाने की शैली से शिक्षक एवं शिक्षिका बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। इनका मानना है कि आज के कंपटीशन भरे दौर में एकमात्र शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है जहां पैसा के साथ साथ मान सम्मान भी खूब है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए भारत गौरव सम्मान पा चुके MS चौहान का कहना है कि शिक्षक बनने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा आसानी से पास की जा सकती है, बशर्ते सही मार्गदर्शन में तैयारी करना बेहद जरूरी होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आराध्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन की शुरुआत कर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। आइए आपकी स्टोरी.com पर इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इन्होंने यह सफलता हासिल की। तो मूल रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी संस्था है, इसकी शुरुआत कब हुई और क्यों हुई? बिल्कुल, हमारी जो संस्था की शुरुआत जो हुई, बेसिकली अगर देखें तो इसकी शुरुआत 2014 में हो गई थी। 2014 में जो संस्थान था वो इस्टेब्लिश हो चुका था और 2016 में इसे हमने ऑन पेपर करवा लिया था। ओके। तो जो संस्था है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसका जो पूरा नाम है वो आराध्या कॉलेज ऑफ कंपटीशन एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। यह संस्था बेसिकली टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए काम करती है। हम अपने समाज को बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचर दे पाएँ, इसलिए हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से जो कोर्सेस हैं वह एक प्राथमिक शिक्षक से लेकर के BEd ट्रेनिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर तक की पढ़ाई होती है। ओके जी, यानी हमारे यहाँ आप अगर ज्वाइन एज ए स्टूडेंट एंड लीव एज ए बेस्ट टीचर। ये मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हुए? मूल रूप से मेरा जन्म देवघर झारखंड में हुआ और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो जमुई डिस्ट्रिक्ट के बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो स्कूलिंग आपकी जो है ये प्राथमिक जो बिल्कुल, मेरी प्राथमिक और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी अच्छा ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में हुई, जो कि बिहार स्टेट को बिलोंग करते हैं। और ग्रेजुएशन की अगर बात करें, ग्रेजुएशन तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से। तो उस समय क्या सब्जेक्ट रहा आपका? मेरा मैं 10+2 में साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा और वहाँ उस समय जो ऑनर्स था मैंने हिस्ट्री ऑनर्स से वहाँ पास आउट हूँ। तो ये तो हो गई कि बैचलर डिग्री तक आपने बात की, लेकिन इसके ऊपर आमतौर पे बहुत सारे लोग जो है बैचलर डिग्री करके वहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन उसके आगे क्या आपने और क्या आगे फिर डबल MA BEd और M.Ed ओके की शिक्षा ली मैंने। उसके बाद CBSE एक पेपर लेती है CTET क्वालिफाई, UGC नेट क्वालिफाई हूँ मैं। ओके। तो सिलसिला तो शिक्षक से शुरुआत हुआ। शिक्षक के बाद नेक्स्ट कड़ी आई लेक्चरशिप की। मैंने लेक्चरशिप भी ज्वाइन किया, मैं लेक्चरर भी रहा। ओके। और नेट क्वालिफाई होने के बाद एज असिस्टेंट प्रोफेसर BEd ट्रेनिंग कॉलेज में मैं पढ़ा भी रहा हूँ और साथ ही साथ 2 रेपुटेड इंस्टीट्यूशन को भी मैं रन कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली और आराध्या कॉलेज ऑफ कंपटीशन एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आमतौर पे देखा जाता है कि किसी भी काम का उद्देश्य सोसाइटी को कुछ देना होता है, कोई भी काम हो। तो आप जिस फील्ड में हैं या फिर जो आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इससे सोसाइटी को क्या फायदा है, समाज को क्या फायदा है इससे? बिल्कुल, देखिए किसी भी प्रोफेशन को आप ले लो, अगर आप बैंकर हैं, अगर आप कहीं क्लर्क हैं या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी डेजिग्नेशन में हैं, तो सिर्फ आप उसी वर्क को करते हैं। लेकिन अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप एक पूरे समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और मैं एक शिक्षक होने के माध्यम से ये काम कर रहा था, तो मेरे अंदर यह एक अंदर से एक आंतरिक विचार आई, एक विचारधारा ही कहें, एक सबका एक आइडियोलॉजी होता है कि जब मैं एक शिक्षक होकर के सैकड़ों बच्चों या यूँ कहें कि शिक्षकों का ही भविष्य हम संवार रहे हैं, तो अगर हम सैकड़ों हजारों लाखों शिक्षक अगर हम इस समाज को दे पाएँ एक क्वालिटी ऑफ टीचर, तो हमारे देश को उन्नति के पथ पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरी यही मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा
क्वालिटी ऑफ टीचर बनाए जाएं जो कि हमारे समाज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। समाज में जितने भी लोग आज सफल हैं हाँ। उनके पीछे कहीं ना कहीं किसी शिक्षक का हाथ है। बिल्कुल। और उस शिक्षक को बेहतर बनाने के लिए जो आपका प्रयास है निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। बिल्कुल। शिक्षक बनने के लिए क्या करना होता है और उसमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न किया आपने राकेश जी। एक शिक्षक बनने के लिए अगर आपकी रुचि है कि मैं भी शिक्षक बनूं, या आपके कोई रोल मॉडल कोई टीचर्स रहे हैं, जैसे स्कूल में हम अक्सर प्रभावित हो जाते हैं अपने किसी न किसी टीचर से, किसी टीचर से कि मुझे भी सर के जैसा बनना है। तो उसके लिए आप इसकी शुरुआत 10+2 से कर सकते हैं। अच्छा। मिनिमम 10+2 के बाद आप डिप्लोमा करके, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED कहते हैं इसे। हालांकि इसके अलग अलग नाम हैं, कोई डाइट कहता है, कोई DLED कहता है, ETT कहता है, ETTC कहता है, JBT कहता है, DED कहता है। बट इन सभी नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा है कि 10+2 के बाद मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो SCERT और NCTE से अप्रूव्ड हो, वहां से आप 2 वर्षीय डिप्लोमा करके प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। अच्छा, मतलब ये क्लास 1 to 5 1 से 5th के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षक बनते हैं। जी। दूसरी जो कड़ी है वो है बीएड के लिए। बीएड के लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद बीएड आप उन्हीं संस्थान से करें जो यूजीसी और एनसीटी अप्रूव्ड हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से जो एफिलिएटेड संस्थान है, वहां से आप बीएड करके हाई स्कूल टीचर बन सकते हैं। ओके। उसके बाद आप अगर मास्टर्स कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, और आपकी क्वालिफिकेशन एमए बीएड हो जाती है, तो आप पीजीटी हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। फिर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर हो जाते हैं। लेकिन इस क्रम में आपको एक पेपर से गुजरना होता है, जिसके लिए पीआरटी के लिए सीबीएसई एक पेपर लेती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वो पेपर होता है सीटेट का पेपर फर्स्ट। खैर, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि शिक्षक तो शिक्षक होता है, ये प्राइवेट शिक्षक, ये गवर्नमेंट शिक्षक, ये संविदा के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर जो है, मतलब और भी अलग अलग शिक्षा मित्र हैं, ये अलग अलग प्रकार, तो इतनी मतलब विभाजन कैसे है शिक्षक के तौर पे? बहुत सही प्रश्न आपने चुना है, और इस प्रश्न का जवाब मैं क्या दूं? इन प्रश्नों का जवाब तो शायद जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, उनको देनी चाहिए। भाई आपने बिल्कुल सही कहा, शिक्षक तो शिक्षक होते हैं, बट इन शिक्षकों को, इन टीचर्स को सेग्रीगेट करने का काम, बांटने का काम किसने किया? तो ये गलत है, और यह हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा काला सच है कि शिक्षक तो शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन शिक्षकों को प्राइवेट शिक्षक, गवर्नमेंट टीचर्स, उसके बाद आपका संविदा पे, शिक्षा मित्र, एडोवेस, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, अतिथि शिक्षक, ना जाने कितने नाम दे दिए। एक ही क्लास को पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षक हैं। ये नाम ही अलग है। ये नाम अलग अलग दिया गया है, और ये जो नाम आप जो सुन रहे हैं, ये सारे नाम अलग अलग सरकार ने दिए हैं। सभी अपने अपने जो है रोटियां, जो राजनीतिक रोटियां होती है, सब अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से राजनीतिक दलों ने से की है। मेरे हिसाब से समाज को एक साफ सुथरा मैसेज जाना चाहिए कि एक शिक्षक शिक्षक होता है, और सभी शिक्षकों को सामान्य कार्य, समान वेतन देने की जो है पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए, और सभी शिक्षकों को समान आदर मिले, रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि शिक्षक ही हैं जो कि इस समाज का, इस राष्ट्र का एक निर्माता होते हैं। बिल्कुल। आमतौर पे शिक्षक तो जो बनना चाहते हैं, तो एक शिक्षक बनने के लिए आप उन विद्यार्थियों को जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, करना चाहते हैं उनका? देखिए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 है और आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो एक बार अपने अंदर जरूर इस विचारधारा को एक बार आप उसको ठीक से टटोल लीजिए कि क्या आपकी रुचि पढ़ाने में है। क्योंकि बहुत ऐसा प्रोफेशन है जिसमें होता क्या है कि बच्चे को जबरन, जैसे पेरेंट्स के द्वारा कि आपको टीचर ही बनना है, बच्चों को अपनी रुचि खुद ढूंढनी होगी। बिल्कुल। कि आपको पढ़ाने में रुचि कितनी है, क्या आप इस सेक्टर के लिए पैशनेट हैं, क्या आप इस सेक्टर के लिए तैयार हैं। तो अगर आपकी गहरी रुचि है इसमें, तो 10+2 के बाद आप DLED करके प्राइमरी शिक्षक, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके सेकेंडरी स्कूल के टीचर, और आफ्टर ग्रेजुएशन जो पीजी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आफ्टर एमए या एमकॉम, कोई भी मास्टर्स डिग्री के बाद भी आप बीएड करके एज ए पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर
बन के आप शिक्षक बन सकते हैं। अब सवाल जो है जो पहले 2011 के पहले नहीं होता था लोगों के जहन में, लेकिन आज बहुत चर्चा है सीटेट की। सीटेट, और सीटेट एक ऐसा शब्द है जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके जहन में उसकी पूरी प्रक्रिया तो पता है नहीं, ये नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा सा अच्छे से आप क्लियर कीजिए, जिनके पास इसका डाउट हो वो क्लियर हो जाए पूरी तरह से। तो सीधा सवाल ये है कि सीटेट क्या है और इसके लिए इसको अगर हमें क्रैक करना है तो क्या प्रक्रिया है इसकी? देखिए, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक ऐसा पात्रता परीक्षा लिया जाता है जिसमें सरकार या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इस बात की जांच करती है कि आप में शिक्षक बनने लायक गुण हैं या नहीं। ठीक है, इसको सीबीएसई कंडक्ट करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था, इन दिनों अभी एनटीए ले रही है पेपर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑनलाइन पेपर अब होता है ये। सीटेट ने जो सीबीएसई है यह 2 चरण में पेपर करवाती है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, पेपर सेकंड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए डीएलएड के बच्चे एलिजिबल होते हैं, पेपर सेकंड के लिए बीएड के बच्चे एलिजिबल होते हैं। आप अगर ये दोनों पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग करना होगा, देन इन पेपर को आप फॉर्म फिल करके आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। लेकिन सीटेट के पहले जो बीएड या फिर जो डीएलएड वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये उन्हीं बच्चों के लिए, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे क्या होते हैं 10+2 करके सीटेट का फॉर्म फिल करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सीटेट का पेपर उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग ले रखी हो, जिनका टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट हो या परसुइंग हो या जिन्होंने इनरोल्ड कर रखा है, ये उनके लिए है। और सीटेट का पेपर लगभग मान के चलो आपकी ये 2011 से इसकी शुरुआत हुई और अभी ये 23 चल रहा है। आज भी सीटेट का जो रिजल्ट है वो 33% है, मात्र 33% है, जबकि 2011 में जब इसकी शुरुआत हुई थी सीटेट के एग्जामिनेशन की, और जब आपने क्रैक किया था, जब मैंने क्रैक किया था तो उसमें इसका रिजल्ट मात्र 7 से 9%, 7 to 9% रिजल्ट हुआ करता था। उसमें सीटेट एक बहुत बड़ा फोबिया था बच्चों के बीच में। उसी समय से मैंने सैकड़ों और अब तो मुझे लगता है हजारों में तादाद हो गई है, कई बच्चों का मार्गदर्शन किया, मैंने उनको पढ़ाया और सीटेट सिर्फ उन्होंने क्रैक ही नहीं किया बल्कि वो टॉपर्स भी रहे हैं। और ख़ास करके मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ मैं वो भी बता दूं, मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में कह सकते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी एमसीडी, अगर दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी के स्कूलों की बात करें तो 100 मार्क्स की सिर्फ साइकोलॉजी से प्रश्न होते हैं। अच्छा। और ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, चाहे केंद्रीय विद्यालय के जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नवोदय विद्यालय की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसमें कम से कम 30 to 40 मार्क्स का वेटेज अकेला पेडागोजी का होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो एडवांस साइकोलॉजी में पढ़ाता हूँ और लगभग 10 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में, कई हमारे सेलेक्टेड बच्चे नवोदय विद्यालय में कार्यरत हैं, कई केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं, कई स्टेट में हैं, कई राजस्थान में हैं, यूपी में हैं, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, हर जगह अपने बच्चे अपना सफलता का परचम लहरा रहे हैं। अभी जो की परिवेश की, अभी के समय की बात करें, खास करके बिहार की बात करें, जो वहाँ नई परिस्थितियाँ बनी हैं जिसमें अलग अलग माध्यम से तो टीचर की बहाली हुई थी, उसमें अब बीपीएससी के थ्रू वापस री एग्जाम लेना, तो उसकी प्रक्रिया को जरा समझाएं और उसमें जो कंफ्यूजन है उसको जरा सा दूर करने की कोशिश करें। देखिए, बहुत अच्छी पहल है बीपीएससी की, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि टीचर का जो चयन होना चाहिए कभी भी मार्क्स बेस पे नहीं होना चाहिए। और सरकार ने पता नहीं क्या समझ करके इसे शिक्षा मित्र, एडॉप बेस, कॉन्ट्रैक्ट बेस, अतिथि शिक्षक, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया। और इन सारे नामों की जो उपज है यह सरकार अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। एक टीचर, मुझे लगता है कि जैसे आप अगर देखें तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक जो है पूरी तरह से क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे डिपेंड होना चाहिए। एक क्वालिटी टीचर तभी आप बना पाएंगे जब वह खुद भी टीचर किसी जांच से, किसी परख से गुजरा हो। सिर्फ मार्क्स बेसिस पे, अगर आपने सिर्फ मार्क्स बेसिस पे, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे, जबकि इंटरव्यू कई बाइस्ड होता है, कई बार पक्षपात रूप में कैंडिडेट को फेवर कर दिया जाता है, जो मतलब उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं या उस पोस्ट के लायक नहीं होते, उनका भी चयन हो जाता है। तो बीपीएससी की एक अच्छी पहल है, लेकिन बीपीएससी को दूसरी पहलू पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर वो 10 साल से काम कर रहे हैं
तो उनको कुछ वेटेज देना चाहिए, जैसे एज रिलैक्सेशन हो गया, या आपने 10 साल काम किया तो उसका कुछ पॉइंट मिल जाए उन्हें, ताकि उनका भी दिल ना दुखे। बिल्कुल। लेकिन पेपर जरूर लेना चाहिए, मैं पेपर के पक्ष में हूँ कि बीपीएससी अगर पेपर ले रही है तो इसका मतलब है कि अब जो हमारे समाज में, ये स्कूल में जो शिक्षक आएंगे वो एक अच्छे शिक्षक आएंगे, एक गुणवान शिक्षक आएंगे, एक क्वालिटी टीचर आएगा। तो ठीक है, बहुत सारी जानकारी आपने दी, लेकिन इन सब चीज़ों में एकदम सीधा उन लोगों के लिए सवाल है जो टीचर अभी बनने के बारे में शायद सोचे भी ना हो, और कोई ऐसा भी हो जो अभी सोच रहा हो। तो एक शिक्षक बनने में, सरकारी शिक्षक बनने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, अगर आपके परिवार या आपकी फैमिली में कोई शिक्षक है तो आपकी समस्या का समाधान तो वहीं हो गया, इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है। लेकिन ऐसे लाखों के तादाद में फैमिली है, परिवार है, जहाँ से एक बच्चा शिक्षक बनना चाहता है और वह चाहता है कि हम अपनी इस जर्नी को कहाँ से इसकी शुरुआत करें। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसकी शुरुआत आप 10+2 से कर सकते हैं, एक डिप्लोमा के रूप में प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो हाई स्कूल के टीचर के लिए आपको बीएड करना होता है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, बीएड के बाद, आप पीजी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए। उसके बाद आपको सीटेट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड, 150 नंबर का यह प्रश्न होता है सीटेट का, जिसमें जो ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों के लिए 82 क्वालिफाइंग रखा गया है, और जनरल कैटेगरी के हैं तो 150 में से आपको 90 नंबर ला के 60% ला करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टीचिंग के करियर को, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मतलब अगर बेसिक तरीके से अगर कोई अच्छी तरीके से इसकी जानकारी ले रहा है और उस पर फोकस कर रहा है, लगातार पढ़ाई कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसको सफलता मिलेगी, बिल्कुल सफलता मिलेगी। और वह गवर्नमेंट सेक्टर में तो जा ही सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में तो जा ही सकते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन प्राइवेट का भी खुला रहता है। बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आपने सुना होगा, रियान इंटरनेशनल, डीपीएस है, जीडी गोयनका है। मैं यहाँ किसी स्कूल का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जो बड़े बड़े स्कूल हैं जो कि सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से चल रहे हैं और जहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा है, तो वहाँ भी वो उस संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब इसके बाद एक चीज प्रमाण हो जाएगा कि आपने अगर ये डिग्री ली है तो या ये कोर्स आपने कंप्लीट किया हुआ है, या सीटेट अगर आपने पास कर लिया है, तो आप सरकारी के साथ साथ अच्छे पैकेज में प्राइवेट में भी आपके पास हजारों ऑप्शन है। बिल्कुल, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। हाँ, कल आपके पास जो है बेसिकली इतने ऑप्शंस होंगे अपने स्टेट में, स्टेट से आउट ऑफ स्टेट भी है ना। आप अपने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल की जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का विद्यालय चला सकते हैं, अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। तो शिक्षा तो आप उस शिक्षा को के कई माध्यम है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग भी अवेयर होंगे, अभी तो क्या होता है कि कोई भी अपने बच्चे को लोकल किसी भी ट्यूशन टीचर को दे देता है, किसी को भी पढ़ाने के लिए दे देता है, किसी इंस्टीट्यूट में दे देता है, लेकिन आने वाले समय में शायद कहीं ऐसा भी हो कि अब जो पेरेंट्स हो अप टू डेट हो और वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को भेजे जो या तो बीएड क्वालिफाइड हो या फिर जो सीटेट वगैरह जो भी चीज है उससे क्वालिफाइड हो, उनके पास भेजे। बिल्कुल, उनके पास भेजें। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और बहुत ही संवेदनशील मामला है ये। होता क्या है कि बेसिकली जब आप चयन करें ना किसी भी संस्थान का, तो संस्थान के बारे में जरूर जांच पड़ताल करें। बिल्कुल। जैसे कई बच्चे हैं डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम ये जरूर देखो कि वो संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं है। यस। अगर बीएड कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर डीएलएड कर रहे हैं तो एससीईआरटी, एनसीटी और मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। और अगर आप सीटेट की कहीं से क्लासेस भी ले रहे हैं या केवीएस की क्लास ले रहे हैं तो संस्थान के बारे में भी जरूर जान लें। जैसे हमारे संस्थान किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, हमने सैकड़ों के हजारों बच्चों को सिलेक्ट करवाया है और सीटेट में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सीटेट में रिजल्ट इतना अच्छा हुआ है कि मोर देन 90% बच्चे क्वालिफाई होते हैं जो आपके एडमिशन लिए, जो हमारे एडमिशन लेते हैं। तो हम तो बेसिकली हमने तो ये मुहिम भी चला रखी है कि भाई अगर मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई नहीं होते तो पैसे वापस। अच्छा। हाँ, तो ये भी बड़ा अनोखा पहल है, क्योंकि मैं 2 अटेम्प्ट भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि उसमें बच्चे की कमी निकले, कि हो सकता है वो बीमार हो जाए या शादी में या फिर क्लास को वो रेगुलर ना कर पाए। अदरवाइज एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारे कंटेंट में, हमारे टीचर में, मेरे पढ़ाने की शैली में हम इतना टू द पॉइंट कंटेंट पे इतना फोकस करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा अच्छे मार्क्स के साथ पास होता है, पास हो जाएगा। खैर, तो अब हम अंत में ये जानना चाहेंगे कि इतने साल से जो आप काम कर रहे हैं, इतने शिक्षकों को उनको सफलता दिलाने में जो आप अपना योगदान दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं, लेकिन एक जो आपको अहम सम्मान मिला है जिसका नाम है राष्ट्रीय गौरव अवार्ड, इसके बारे में जरा बताएं कुछ। देखिए, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जो है ये सोशलिए फाउंडेशन, एक एनजीओ ने मुझे दिया है और इस एनजीओ का एक ही उद्देश्य है कि इस सोसाइटी को एजुकेशन के माध्यम से या किसी अन्य सेक्टर के माध्यम से, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं,
तो वो फिर उस काम को डेडिकेशन के लिए उसके काम के सम्मान के लिए वह एक तरह से ये अवार्ड मुझे दिया गया है। ओके। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट एनजीओ। और मैं समाज के लिए किसी पुरस्कार के लिए काम नहीं कर रहा, मैं समाज में हमेशा इसी प्रकार से शिक्षा के प्रकाश को, उसके चिराग को बढ़ाते रहूँगा, उजागर करते रहूँगा और बच्चों को पढ़ाते रहूँगा। अंत में ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जो भी एक शिक्षक हैं, शिक्षक को पढ़ाते हैं, बाकी बहुत सारे अपने निजी अनुभव हैं, तो आम लोगों को, आम छात्रों को आपके तरफ से क्या संदेश है, क्या मोटिवेशन है, क्या उनको मोटिवेट करना चाहते हैं आप? देखिए, मैं उनको 3 चीज़ें बताऊंगा, ये 3 वो गुरु मंत्र मान लें। सबसे पहला कि हार्ड वर्क इज नेवर गोज वेस्ट एंड हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। भाई कठिन परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोई भी शॉर्टकट न ढूंढे। कोई आपको पड़ोस में बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, आप वो दूसरा विकल्प के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि परिश्रम जो है ना, यही सफलता की कुंजी है, नंबर 1। दूसरा, अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। कई बार ऐसा होता है टीनेजर एज में, तूफान की अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को, जब हम पढ़ाते हैं तो तूफान की अवस्था होती है। पहले मुझे आईएएस बनना है, फिर आईपीएस बनना है, फिर मुझे बैंक में जाना है, फिर इधर, मतलब उनके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। वो काम ना करें, एक लक्ष्य को साधें और सीधी गति से चलें, तो लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सीधा रास्ता हमेशा मंजिल तक ले जाता है। और तीसरा आप ऑप्टिमिस्ट रहें, आशावादी रहें, निराशावादी ना रहें। हो सकता है एक बार आप असफल हो गए, हो सकता है दोबारा भी असफल हो गए, हो सकता है तिबारा भी असफल हो गए, तो ये कई जो असफलताएं हैं ना, ये इकट्ठे होकर के आपको एक बड़ी सफलता दिलाने का काम करेगी। तो कभी भी विफलताओं से निराश ना हो, अपने अंदर आशावादी विचारधारा रखें। खैर, बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि असफलताएं ही सफलता की जर्नी होती है, असफलता ही सफलता की जर्नी होती है। बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। फिर आपको मौका मिलेगा तो जरूर बुलाएंगे। थैंक यू।